हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके सामने मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ और आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संगम काल से है। तो संगम काल की शुरुआत, संगम काल के प्रमुख साहित्य, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसका मैं व्याख्यात्मक उत्तर देने के लिए उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक तथा शेयर भी कर लें ताकि प्राचीन भारतीय इतिहास के जितने भी वीडियो डाले जाएं वह सब आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं संगम साहित्य का वो महत्वपूर्ण विषय। संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य प्राचीन काल में जिन संगम ग्रंथों की रचना की गई उसे संगम साहित्य कहा गया। अब शुरू होता है संगम साहित्य। ये जो प्राचीन संगम काल में जिस संगम ग्रंथों की रचना की गई उन्हें संगम साहित्य कहा गया। तो महापाषाण काल के बाद ही संगम युग की शुरुआत होती है। जब महापाषाण काल आया उसके बाद इस काल की शुरुआत होती है। तो इसका जो प्रमुख स्रोत है, यह इसका प्रमुख स्रोत यह संगम साहित्य ही है। संगम साहित्य ही बताता है कि महापाषाण काल के बाद संगम काल की शुरुआत हुई है प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो ये महान ग्रंथ कौन कौन से हैं उसके बारे में आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से यह जो साहित्य है संगम काल का, यह साहित्य प्रेम और राजाओं की प्रशंसा, ये दो चीजें हैं। प्रेम और राजाओं की प्रशंसा, इस पर अधिक जोर दिया जाता था। प्रेम जो संबंधी मानवीय पहलू हैं उन पर आधारित रचनाएं जो हैं उनको अगम, और राजाओं की प्रशंसा सामाजिक जीवन, नैतिकता, वीरता, रीति रिवाज, रचना, इन सभी को पूरम, एक शब्द याद रखिएगा, पूरम कहा जाता था। इसे पूरम कहते थे। संगम साहित्य को मोटे रूप से तीन भागों में बांटा गया है। संगम साहित्य को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो इसका भाग है पत्थु पातु, दूसरा भाग है एथु तोक्खे और तीसरा भाग है पद्निनकीन कड़क्कू। पद्निनकीन कड़क्कू, ये तीन प्रमुख भाग इसके बांटे गए हैं। तो जो एथु तोक्के है दूसरा भाग आप देख रहे हैं, और पहला पत्थु पाथु। तो पत्थु पाथु में, इसमें पहले में 10 गीतों का संग्रह मिलता है। पत्थु पाथु में कुल मिलाकर के 10 गीतों का संग्रह प्राप्त होता है। और दूसरा भाग एथु तोक्के और तीसरा भाग पद्निनकीन कड़क्कू, ये तीन प्रमुख भाग हैं इसके। तो पहला भाग जो है पत्थु पातु,
तो ये 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह उसमें भी प्राप्त होता है। संभवतः इन पदों को लिखे जाने का जो समय है वह द्वितीय सदी ईस्वी का है और इसमें पांड्य राजा नेडुजेलियन और चोल राजा करिकाल के विषय में जानकारी मिलती है। और दूसरा जो एथुतोके है, इसमें 8 कविताओं का संग्रह प्राप्त होता है एथुतोके में। इन कविताओं में संगम काल के राजाओं के नाम और तात्कालिक समाज का विवरण मिलता है। ये कविताएं प्राचीन तमिल साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां हैं। दूसरा जो इसका भाग है पदिनेन कीन कड़क्कू, तो इसमें कुल मिलाकर के छोटी बड़ी कविताओं को लेकर के 18 कविताओं का संकलन प्राप्त होता है। इनके जो भाव हैं वे उपदेशात्मक हैं। ये नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको याद रखें। पदिनेन कीन कड़क्कू में कुल मिलाकर के 18 छोटी कविताओं का संग्रह प्राप्त होता है और इनके जो भाव हैं उनके भाव उपदेशात्मक हैं। और इनकी जो कविताएं हैं, इनकी कविताएं तिरुवल्लुवर के द्वारा रचित किया हुआ तिरुवक्कुलर या कुरल बहुत ही उत्कृष्ट रचना है। इसको तिरुवल्लुवर ने इसकी रचना किया और इस रचना का नाम है तिरुवक्कुरल या संक्षेप में इसे कुरल भी कह सकते हैं। तो कुरल बहुत ही अच्छी रचना है और ये जो कुरल है इस रचना में बहुत सी चीजें हैं, जैसे राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, आचार शास्त्र है, प्रेम जैसे विषय इस कुरल में सम्मिलित है। तो संगम कालीन जो प्रमुख साहित्य है उसको संक्षेप में देख सकते हैं। संगम साहित्य एक तरफ, दूसरी तरफ उनके रचनाकार कौन लिखा है, तोल्लकाप्पियम। और तोल्लकाप्पियम जो संग्रह है उसके रचयिता तोल्लकाप्पियार। मरुगर्रु पादय इसके जो रचनाकार हैं नक्कीरर। और शिल्पाधिकारम इलांगो अडिगल की ये रचना है। शिल्पाधिकारम की जो रचना है ये रचना इलांगो अडिगल की है। मरुगर्रुपादय ये रचना है नक्कीरर की। तोल्लकाप्पियम ये रचना है तोल्लकाप्पियार की। और संगम साहित्य, ये तीनों संगम साहित्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है महाकाव्य। संगम काल में लिखे हुए जो महाकाव्य हैं, महाकाव्यों की भी रचना की गई। यद्यपि इस ग्रंथ में संगम साहित्य के अंतर्गत नहीं आते, फिर भी इनके तत्कालीन जनजीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इस काल के 5 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। पहला है शिल्पाधिकारम और दूसरा है मणिमेखले, तीसरा है जीवक चिंतामणि, बलयपत और कुंडलकेसी। इसमें 3 ही उपलब्ध है। इनका एक विवरण इस प्रकार है। जो संगम कालीन महाकाव्य है उसमें शिल्पाधिकारम महाकाव्य का बहुत ही अधिक महत्व है। और ये जो शिल्पाधिकारम महाकाव्य है इसकी रचना चेर शासक सेनगुट्टवन के भाई इलांगो अडिगल ने किया था। इसकी जो रचना है, चेर का जो शासक था सेनगुट्टवन, उसका भाई इलांगो अडिगल ने किया था। और यह रचना प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य है। ये रचना प्रेम कथा पर आधारित है और इसके जो नायक हैं कोवलन और कनग्गी है। इसका जो नायक कोलन है अपनी पत्नी की उपेक्षा कर देता है कनग्गी की, और एक वेश्या माधवी नाम की एक वेश्या थी उससे प्रेम कर लेता है। शिल्पाधिकारम को एक राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता मिली है मणिमेखले को। ये मणिमेखले रचना महाकाव्य मदुरा के एक बौद्ध व्यापारी शीतलय सतनार, ये बौद्ध व्यापारी था मदुरै का,
तो ये शीतनार द्वारा की गई थी। इसमें महाकाव्य में जो नायिका है मणिमेखले के साहसिक जीवन का बड़ा ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है मणिमेखले में। शिल्पाधिकारम के नायक कोलन और उसकी प्रेमिका जो माधवी है, उस माधवी से उत्पन्न जो लड़की थी वह उल्लेखनीय है कि जहां पर शिल्पाधिकारम की कहानी समाप्त होती है वहीं मणिमेखले की कहानी शुरू होती है। इसके बाद है महाकाव्य जीवक चिंतामणि। इसके जो रचनाकार हैं जैन धर्मावलंबी तिरुवत्तदेवर की ये रचना है जीवक चिंतामणि, और इसके नायक के जीवक का चित्रण किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो नायक है इस महाकाव्य का, वह नायक कुल मिलाकर के 8 विवाह करता है। 8 विवाह करने के बाद वह परिवार को छोड़ करके जैन धर्म अपना लेता है और सन्यासी बन जाता है। जीवक चिंतामणि में 8 विवाह का वर्णन होने के कारण इसे धर्म ग्रंथ मणमूल भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं संगम कालीन राजनैतिक इतिहास में। संगम कालीन राजनैतिक इतिहास की जानकारी हमें यही सब महाकाव्य और संगम साहित्य देता है। और उस समय के महत्वपूर्ण राज्य चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख किया गया है। चेर का जो राज था वह दक्षिण पश्चिम में, चोल का राज्य उत्तर पूर्व में और पांड्य का राज दक्षिण पूर्व में स्थित था। ऐसा समय जब संपूर्ण भारत में मौर्य अपना विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो रहे थे, अर्थात मौर्य काल जब अपने चरमोत्कर्ष पर था, उसी समय दक्षिण में 2 नदियों का नाम आता है, कृष्णा और तुंगभद्रा। उन दोनों नदियों के आसपास 3 छोटे-छोटे राज्य अस्तित्व में थे। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों, अर्थशास्त्र, क्लासिकल लेखों के विवरण और तमिल साहित्य में इन राज्यों का उल्लेख चोल, चेर और पांड्य के रूप में प्राप्त होता है। इन राज्यों के रोम के साथ प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध बने हुए थे। संगम क्या है, इसकी परिभाषा अगर समझने चाहें तो तमिल भाषा में संघ या परिषद के लिए संगम शब्द प्रयोग हुआ है। संगम जो है तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों, ज्योतिषियों और अन्य बुद्धिजीवियों की एक परिषद थी, जिसे हम आधुनिक विद्वत परिषद की संज्ञा दे सकते हैं। इस परिषद या संगम का जो गठन था वह पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया था। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का गठन भी किया गया था, 3 सम्मेलन हुए थे। तो संगम का अर्थ होता है संगम अथवा सम्मेलन। जो प्राप्त विवरण हैं उनके अनुसार पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए। पहला जो संगम था, प्रथम संगम, वह तमिल कवि और विद्वान वहां एकत्रित होते थे और अपनी जो रचनाएं थी संगम के सामने प्रस्तुत करते थे। और प्रथम संगम पांड्य राजाओं की राजधानी कहाँ हुई थी? मदुरै में। ये 2 चीजें आपको याद रखना है। पहला संगम जो हुआ था, पांड्यों की जो राजधानी थी मदुरै, वहां आयोजित किया गया था और जो अगस्त ऋषि थे उस संगम के अध्यक्ष थे। ये 2 चीजें याद रखनी है। प्रथम संगम का आयोजन जो हुआ था वह मदुरै में, और इसके जो अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि थे।
इसके जो अध्यक्ष थे वो अगस्त ऋषि थे और इनके बताया जाता है कि अगस्त ऋषि के कुल मिलाकर के 12 शिष्य हुआ करते थे। मदुरै आप जानते हैं ये तमिलनाडु में दक्षिण भारत में पड़ता है और अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में प्रथम संगम आयोजित किया गया था और अगस्त ऋषि के कुल 12 शिष्य हुआ करते थे। अगस्त ऋषि के बारे में एक बात और जाननी है कि अगस्त ऋषि को जो दक्षिण भारत की संस्कृति है वह उत्तर भारत की संस्कृति को दक्षिण भारत की संस्कृति ले जाने का श्रेय प्राप्त है अगस्त ऋषि को। आगे बढ़ते हैं। प्रथम संगम में जो कुल सदस्य थे मिलकर के 549 थे और इस संगम में कुल मिलाकर के 4499 लेखकों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और उनको प्रकाशित करवाने की आज्ञा प्राप्त की। प्रथम संगम 89 पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ और लगभग 4400 वर्षों तक चला। जो प्रमुख ग्रंथ थे अकट्टियम, परिपदाल, मधुरानारई, मुदकुरुक्कु, कलरी, आविरे ये प्रमुख रचनाएं थी, लेकिन ये सभी रचनाएं प्रथम संगम का कोई भी प्राप्त नहीं है। कोई भी रचना प्रथम संगम का उपलब्ध नहीं होता है, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें बस केवल याद रखना है कि ये रचना किसकी अध्यक्षता में हुई। ये रचना अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुई। अगस्त ऋषि के कुल मिलाकर के 12 शिष्य थे और अगस्त ऋषि को उत्तर भारत की संस्कृति दक्षिण भारत ले जाने को श्रेय प्राप्त है। फिर दूसरा संगम आता है। दूसरा संगम ये हुआ था कपाटपुरम में और कपाटपुरम में हुआ था, तो इस कपाटपुरम को अलवे या अलेवाई या अलवे भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम। तो ये इनकी जो अध्यक्षता थी, तो इनकी भी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की और 3700 रचनाओं में अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाने का आज्ञा प्राप्त किया। और द्वितीय संगम में कुल मिलाकर के 59 पांड्य राजाओं के संरक्षण प्राप्त हुए और ये काफी दिन तक चला, लंबी अवधि तक चला। इस संगम में संकलित साहित्यों में तमिल व्याकरण ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण तमिल व्याकरण का ये ग्रंथ है तोल्लकाप्पियम। ये रचना तोल्लकाप्पियार की है। ये तोल्लकाप्पियम एकमात्र ग्रंथ तोल्लकाप्पियार की रचना। इस ग्रंथ की रचना का श्रेय अगस्त ऋषि को जाता है, जो अध्यक्ष थे। तो इनके जो अध्यक्ष थे तोल्लकाप्पियर, जिन्होंने तोल्लकाप्पियम की रचना की। तो द्वितीय संगम का जो अध्यक्ष था वह तोल्लकाप्पियर था। तोल्लकाप्पियम की रचना किया था। केवल एक ही प्रमुख व्याकरण की पुस्तक प्राप्त है। उस व्याकरण की पुस्तक का नाम तोल्लकाप्पियम है। केवल एक रचना, और ये तोल्लकाप्पियम तोल्लकाप्पियार की रचना है। तोल्लकाप्पियार ये अगस्त ऋषि के
शिष्य थे और जिन्होंने द्वितीय संगम की अध्यक्षता किया था। और इसी में तोल्लकाप्पियम में ही जो एक व्याकरण की पुस्तक है तोल्लकाप्पियम, यह तोल्लकाप्पियम ऐसी पुस्तक है जिसमें सभी व्याकरण की चीजें दी हुई हैं और इसी साहित्य में तोल्लकाप्पियम साहित्य में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं तीसरा संगम। तृतीय संगम में इसका आयोजन पांड राजाओं की राजधानी मदुरै। पहले संगम का आयोजन मदुरै में, दूसरे संगम का जो आयोजन हुआ वह अलवई में या कपाटपुरम में। कपाटपुरम को अलवई के नाम से जाना जाता था। और तीसरा संगम का आयोजन हुआ वह एक बार फिर मदुरै में, और वह मदुरै पांड्य राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। इसकी जो अध्यक्षता किए थे नक्कारर, इसकी जो अध्यक्षता किए थे नक्कारर या नक्कीरर ने किया था। इसके संगम में कुल मिलाकर के 449 कवियों को उनकी रचना प्रकाशित करने की आज्ञा मिली थी और ये 1850 वर्षों तक तृतीय संगम चलता रहा। इसमें जो रचनाएं हैं वर्तमान में उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी संख्या 49 है और 49 पांड शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ था। उत्कृष्ट जो रचनाएं हैं नेंधुत्थोक्के, कुरंथोक्के, नत्रिनई, एनकुरुन्नूर, पदित्रुपट, नूत्रेवधु, परिपादल, कुत्थुक, वर, परिसय, सित्रिसई, ये सभी रचनाएं तृतीय संगम की है। वर्तमान में तमिल ग्रंथ का संकलन इसी संगम में किया गया था। संगम और अध्यक्ष कौन थे, स्थल कौन था, एक चार्ट के द्वारा हम इसको देखते हैं। प्रथम अध्यक्ष अगस्त ऋषि, शासन पांड्यों का था, स्थान था मदुरै और उसमें लोग सम्मिलित हुए 549। दूसरा जो संगम की रचना हुई वह अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में, राजा थे पांड्य और स्थान था कपाटपुरम या कपाटपुरम को अलवई भी कहा जाता था। तीसरा जो संकलन किया गया था नक्कीरर, उसके अध्यक्ष थे या नक्कारर। पांड्यों का शासन था उस समय और यह स्थान था मदुरै। पहले मदुरै, तीसरा भी मदुरै। जो महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य हैं संगम से संबंधित वह वाल्मीकि रामायण में चोल, पांड्य और केरल आज सभी भौगोलिक परिवेश का वर्णन प्राप्त होता है। जो वाल्मीकि कृत संस्कृत में रामायण है उसमें चोल, पांड्य और केरल ये सभी भौगोलिक परिवेश हैं, उनका वर्णन प्राप्त होता है। उसके बाद पाणिनि की अष्टाध्यायी, उसमें भी अस्मक जनपद का उल्लेख मिलता है जो कि गोदावरी के पास स्थित था। पाणिनि ने भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में दक्षिणात्य पद का भी उल्लेख किया है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के अंतर्गत अस्मक महाजनपद का उल्लेख है। संगम मंडल की उपलब्ध रचनाओं की कुल संख्या 2289 है तथा इस युग में तमिल व्याकरण प्रसिद्ध पुस्तक तोल्लकाप्पियम की रचना हुई। केवल एक ही मात्र रचना हुई थी द्वितीय संगम में, तोल्लकाप्पियम, और ये रचना थी तोल्लकाप्पियार की। और संगम मंडल की जो अवधि थी वो 9990
वर्षों तक रही। उसके बाद संगम का जो इरैयनार अगप्पोलोरूल के अनुसार कुल मिलाकर 5,598 कवियों ने अपनी रचना के इस साहित्य में अभिवृद्धि की। हल्लूर से प्राप्त अवशेषों के कार्बन 14 परीक्षण के आधार पर यहाँ लोहे के प्रचलन का 1000 के आसपास ईसा पूर्व में माना जाता है। ऐतरेय अरण्यक में एक स्थान पर चेरपादा पद आया है। मौर्य सम्राट अशोक के दूसरे, पांचवें और 13वें दीर्घ शिलालेख में चोल, पांड्य और केरल पुत्र एवं सतियापुत्र के अतिरिक्त श्रीलंका का उल्लेख प्राप्त होता है। अशोक के शिलालेख मस्की, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मेगस्थनीज की इंडिका में पांडराज का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इसकी व्युत्पत्ति हेराक्लीस की पुत्री पांड्या से बताई जाती है। उसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी संगम युगीन राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। स्ट्रैबो और प्लिनी के दक्षिण भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध का उल्लेख प्राप्त होता है। जो उत्खनन कराए गए संगम स्थलों से रोम के सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर मिले हैं, जो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध को प्रमाणित करते हैं। हाँ, तो ये इंडिका पांड्य राज्य का उल्लेख ये तो हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य और अपने जैन गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला आया था, इसके ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। इससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संपर्क सूत्र का पता चलता है। और कलिंगराज खारवेल, ये उड़ीसा के पास जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उस हाथी गुम्फा के खारवेल राजा हुआ करता था कलिंग का, उस समय उड़ीसा का क्षेत्र पड़ता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भी उल्लेख है कि तमिल राज्यों के संघ को हराया था। और इसका कालिदास के महाकाव्य रघुवंश में केरल का उल्लेख प्राप्त होता है। और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से साहित्य का स्रोत प्राप्त होता है। और संगम युग का जो काल है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। संगम या संगम शब्द विद्वत्व परिषद के लिए व्यवहृत किया गया था और बाद में संगम में संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य के रूप में कहा जाने लगा था। संगम साहित्य की रचना कब हुई ये तो पता नहीं है, अज्ञात है, क्योंकि संगम सभाओं अथवा परिषदों के आयोजन के दौरान संगम साहित्य की रचना नहीं होती थी, बल्कि उसका पाठ और उस पर विचार विमर्श होता था। प्रथम संगम मदुरई में आयोजित हुआ था और इस संगम के आचार्य थे अगस्त्य ऋषि, जो कि उत्तर भारत की संस्कृत को दक्षिण भारत की संस्कृत में मिलाया। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम या अलवे में हुआ था और प्राचीन इतिहासकारों का मत है कि संगमों के आयोजन में पांड्य शासकों द्वारा होते थे और संगम स्थल की राजधानी मदुरई हुआ करती थी। शासन का जो स्वरूप था वह राजतंत्रात्मक और वंशानुगत थी। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सभी शक्तियां उसी में निहित होती थी। राजाओं को मन्नम, वेदम, कार्यवन, इरेवन ये अनेक उपाधियां उनको प्राप्त हुई थी। शासकों ने अधिराज की उपाधि भी प्राप्त की थी। संगम काल में कोक की उपाधि शासकों और देवताओं दोनों को प्रदान किया जाता था। कौटिल्य के सिद्धांत से स्वामी, आगत, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र ये सभी संगम कालीन तमिल परिचित थे। संगम साहित्य कुरल, बहुत ही उत्कृष्ट पुस्तक कुरल, संगम कालीन राजनैतिक और प्रशासनिक स्थिति की जानकारी देता है। इस काल में लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता के मौलिक नैतिक अधिकारों का पूर्ण ज्ञान था।
संगमकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्था में शासन में राजा सर्वशक्ति संपन्न और निरंकुश होता था और व्यवहारिक दृष्टि पर उस पर बुद्धिजीवियों द्वारा प्रवर्तित नीतियों, मंत्रियों, मंत्रि परिषद आंशिक नियंत्रण होता था। राजा की निरंकुशता की संगम कवियों द्वारा कट शब्दों में निंदा की गई है। संगम काल में जनपद का निर्धारण सामान्यतः आनुवंशिक और ज्येष्ठता के क्रम में किया जाता था। राजा का जो लड़का ज्येष्ठ होता था उसको राजा बनाया जाता था। सामान्य परिस्थितियों में राजा अपने शासन काल में ही युवराज नियुक्त कर देता था और उसी युवराज को कोमनहन कहते थे। राजा के अन्य पुत्र को इलेगो कहते थे। योग्य पुत्र को युवराज नहीं घोषित किए जाने अथवा राजा के पुत्रहीन होने पर उत्तराधिकार का युद्ध भी लड़ा जाता था उस समय। और प्रशासनिक जो संस्थाएं थी, संगम काल में राजा की गतिविधियों पर प्रतिनिधि सभाओं और परिषदों और मंत्रि परिषद का व्यवहारिक नियंत्रण होता था, जिसे पंचवारम कहा जाता था, पंच महासभा कहा जाता था या पंचवारम कहा जाता था। परिषद के सदस्य जनप्रतिनिधि, पुरोहित, ज्योतिषी, वैद्य, मंत्री होते थे। प्रतिनिधि सभा के अधिकारों और विशेषाधिकार की रक्षा करती थी। प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में पुरोहित समस्त धार्मिक कार्य संपादित करते थे। मंत्री कर संग्रह और उसके व्यय और न्याय व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। परिषद बैठकों के लिए राजधानी में स्थान नियत होता था। प्रतिनिधियों की परिषदों को प्राचीन ग्रंथों में मासलम कहा जाता था। वैद्य राजा और प्रजा के स्वास्थ्य से संबंधित मामलों की निगरानी करता था। ज्योतिषियों का जो कार्य था वह सार्वजनिक उत्सवों के लिए शुभ समय निर्धारित करता था और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देता था। जो राजस्व व्यवस्था थी, संगम काल में राज्यों के राजस्व के मुख्य स्रोत कृषि और विदेशी व्यापार होते थे। तमिल प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए प्रसिद्ध था। पर्याप्त उत्पादन के कारण कृषि कर से राज्य को जो पर्याप्त आय होती थी उसे इरे और गडमय कहा जाता था। भूमि की माप के लिए माँ शब्द प्रयोग किया जाता था। तो ये संगम काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं ये सभी आप लोग तैयार करें। बहुत ही थोड़े कड़े शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ है क्योंकि ये दक्षिण भारत का इतिहास है, तमिल भाषाएं से संबंधित, इसलिए ये थोड़ा कड़े शब्द आए हैं, लेकिन इसको बार बार दोहराते रहने से आसान हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें। आगे के वीडियो आपको जल्द ही प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।